नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे मौके के बारे में जो कि भारत और चाइना दोनों को मिला था। भारत ने इस मौके को अपने हाथ से जाने दिया, वहीं पर चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत स्किलफुली और समय रहते हुए ग्रैब किया और आज के दिन में चाइना की इस अपॉर्चुनिटी से मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुखोई प्रोग्राम की, जो कि लगभग सेम समय में इंडिया और चाइना दोनों में शुरू हुआ। इंडिया ने उस तरह से उस अप्रोच से इस प्रोग्राम को शुरू नहीं किया जिस तरह से यहाँ पर चाइना ने किया। चाइना ने इस एयरक्राफ्ट की इतने वेरिएंट्स, इतने तरह के एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट के बेसिस पर अपने यहाँ पर बनाए, बिना रशिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के वायलेशंस को देखते हुए और बिना रशिया की परवाह किए चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स का एक रियल बैकबोन बनाया। वहीं पर भारत, जिसकी एयरफोर्स का भी एक बैकबोन है, आज के दिन में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हमारे पास सुखोई ही है और सुखोई ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स आंख बंद करके बिलीव करती है। बट हमने जिस तरह से सुखोई को यहां पर डेवलप किया, उसकी अप्रोच बिल्कुल एक तरह से डिफेंसिव अप्रोच थी। हम चाहते तो सुखोई के कई तरह के वेरिएंट्स, कई तरह के टाइप हम डेवलप कर सकते थे, जैसे कि हम आज के दिन में सुपर सुखोई डेवलप कर रहे हैं या फिर सुखोई की जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है उसको कंडक्ट कर रहे हैं। बट फिर भी हमने उस तरह से पिछले 20 सालों में सुखोई को यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह से चाइना ने किया। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में, एक सुनहरे अवसर के रूप में यहां पर ट्रांसफॉर्म किया। वहीं पर भारत ने कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी में जो है काफी सारी चीजें अपने हाथ से जाने दी। हालांकि आज के दिन में तो हम इसमें कुछ कुछ जरूर कर रहे हैं, बट हमने पिछले 20 सालों में इस एयरक्राफ्ट को लेकर के उस तरह का अप्रोच नहीं रखा जिस तरह का यहां पर रखना चाहिए था। तो आज के इस सेशन में हम इसी सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चाइना ने इस प्रोग्राम को कैसे यूटिलाइज एंड एक्सप्लॉइट दोनों किया। तो चाइना ने भी लगभग उसी समय इस प्रोग्राम को शुरू किया था जब भारत ने शुरू किया था। तो भारत 1997 में 1997 में इस प्रोग्राम को इवेल्युएट कर रहा था, यानी कि सुखोई की ट्रायल्स उस समय वहां पर चल रहे थे। और इसी समय में 1996 में चाइना भी इस एयरक्राफ्ट के बारे में रशिया के साथ बातचीत कर रहा था। तो 1996 में रशिया की रोशोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ इस एयरक्राफ्ट को लेकर के चाइना ने $1.2 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत लगभग 200 से ज्यादा सुखोई 27, जो कि सुखोई 30 का प्रीवियस वेरिएंट है, इसको अंडर द रशियन लाइसेंस चाइना में ही बनाया जाना था। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लॉज थे जहां पर चाइना ना तो इसका रेडार, ना ही इसका इंजन या फिर इसके एवियोनिक्स को अपने यहां पर डेवलप कर सकता था। ये सभी रशिया से आने थे और इसकी एक प्री डिफाइंड किट वहां पर रशिया से आनी थी, जो कि रशिया में ही बननी थी। सिर्फ कुछ एरोफ्रेम्स और कुछ इंडिजीनियस पार्ट चाइना में लगाए जाने थे और इन सब की असेंबली यूनिट चाइना में स्टैब्लिश करनी थी। और चाइना को इस एयरक्राफ्ट को लगभग उसी तरह बनाना था जिस तरह रशिया इसको बनाता है, और ना ही इसको वो चाइना एक्सपोर्ट कर सकता था, ना ही अपने इंडिजीनियस लेवल पर इसको बना सकता था। हालांकि चाइना ने ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन उस एग्रीमेंट में दिए गए थे सबका वायलेशन किया। चाइना ने लगभग 4 सालों बाद, यानी कि सन 2000 के आसपास आकर के इस एयरक्राफ्ट की 2 यूनिट्स को अपने यहां पर असेंबल कर लिया। बट वो यूनिट्स इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी बुरी तरह से उसको असेंबल किया गया था कि रशिया को इस पूरे प्रोसेस में वहां पर आना पड़ा चाइना में, और रशिया के जो साइंटिस्ट थे, उनके इंजीनियर्स थे, उन्होंने इन यूनिट्स को दोबारा रीअसेंबल किया। उसके बाद 2003 आते आते इस एयरक्राफ्ट की 20 यूनिट चाइना बना चुका था और इसके बाद चाइना ने रशिया के सामने डिमांड्स रखनी शुरू की। सबसे पहले चाइना ने इसके एवियोनिक्स, इसके रेडार को लेकर के डिमांड रखनी शुरू की कि चाइना इसके एवियोनिक्स को अपग्रेड करना चाहता है। तो जो इसका उस समय पल्स डुबलर रेडार था, जो कि N0001 उस समय रेडार हुआ करता था, तो चाइना ने इस रेडार को अपग्रेड किया। और जबकि रशिया नहीं चाहता था कि चाइना इस रेडार के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करे, बट चाइना ने इस रेडार को अपने यहाँ पर इंडिजीनियसली अपग्रेड कर दिया। इसके अलावा चाइना ने इसके एरोफ्रेम के अंदर भी कुछ ऐसे इंडिजीनियस कंटेंट डालने शुरू कर दिए जो कि पहले रशिया से आते थे। हालांकि रशिया ने उस समय इस बात को नजरअंदाज किया और यही रशिया को बहुत ज्यादा भारी पड़ा। तो 2004 आते आते चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को लेकर के इतने सारे वायलेशन कर दिए कि चाइना और रशिया का जो को प्रोडक्शन यूनिट थी वो बंद हो गई और उसके बाद चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को अपने इंडिजीनियस लेवल पर बनाना यहां पर शुरू कर दिया। शुरुआत में चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को सुखोई के नाम से नहीं बल्कि अपने यहां पर जो नाम दिया जाता है, जो कि उसने नाम दिया इसको J11, उस नाम से इसको प्रोड्यूस किया। और बाद में 2004 के बाद इसका नया वेरिएंट
वेरिएंट J11A यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद चाइना ने J11B को यहाँ पर प्रोड्यूस किया, जिसको उन्होंने फ्लेमिंग ड्रैगन का नाम दिया। और इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि रशियन एयरक्राफ्ट में नहीं थी, तो रशिया से ये बहुत हद तक अलग था। इसमें जो एवियोनिक्स थे ज़्यादा एडवांस थे। इस बीच में चाइना ने इसके इंजन के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की और अपना खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस इंजन जो कि WS-10 था उस समय, उसको इसमें यूज़ करने की कोशिश की। हालांकि ये इंजन इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, तो जिन जिन एयरक्राफ्ट में इस इंजन को यूज़ किया गया, बाद में उन सभी एयरक्राफ्ट को चाइना को ग्राउंडेड करना पड़ा। बट चाइना ने इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स डेवलप किए, जिसमें लगभग 10 वेरिएंट इस एयरक्राफ्ट के डेवलप किए गए, जिसमें J11, J11A, J11B, J11BS, BG, BGH और J11D जैसे एयरक्राफ्ट हैं। और इन्हीं वेरिएंट्स में से J15 और J16 जैसे एयरक्राफ्ट बन करके निकले, जो कि आज के दिन में चाइना की एयरफोर्स की बैकबोन माने जाते हैं। बात करें अगर J15 की, तो J15 एक नेवल वेरिएंट है और ये नेवल वेरिएंट है Su-33 का। तो Su-33 जो कि उस समय चाइना ने यूक्रेन से एक्वायर्ड किया और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, इसकी टेक्नोलॉजी कॉपी करके अपने यहाँ पर उन्होंने J15 को डेवलप किया। तो J15 शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने की काबिलियत रखता था। चाइना को मालूम था कि आने वाले दिनों में हमें अपनी नेवी भी उसी तरह जो है स्ट्रेंथन करनी है जिस तरह हम अपनी एयरफोर्स को कर रहे हैं। और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हम डेवलप करेंगे, उनके ऊपर हमें नेवल एयरक्राफ्ट भी चाहिए। तो चाइना ने उस समय ही इस चीज़ को भांप लिया था कि आने वाले दिनों में हमें नेवल एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए चाइना ने J15 को डेवलप किया और J15 आज के दिन में F-18 हॉर्नेट जो कि US नेवी का एयरक्राफ्ट है, उसके बराबर का एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर J16 को भी डेवलप किया गया। J16 जो कि हमारे सुखोई 30 MKI के जैसा एयरक्राफ्ट माना जाता है। लगभग 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है और बहुत तरह के रोल प्ले करने की ये काबिलियत रखता है। कई तरह के मिशंस को ये सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकता है। तो इस तरह से एक मल्टी कॉम्बैट रोल एयरक्राफ्ट है और चाइना ने इसी का एक वेरिएंट डेवलप किया जिसका चाइना ने नाम रखा J16D। तो J16D एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि सीएड मिशंस के लिए स्पेशली डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। सीएड का मतलब सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो पॉड्स होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है उसके लिए स्पेशली इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। तो ये एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है, जिस तरह की अमेरिका में एक F-18 का एक वेरिएंट है जिसका नाम F-18A ग्रोलर है, उसी तरह से ये एयरक्राफ्ट भी चाइना ने अपने यहाँ पर डेवलप किया है। और ये एयरक्राफ्ट किसी भी वॉर सिचुएशन में उस एरिया में जाकर के उस एरिया में उस एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है और के उस समय आसपास जितने भी एवॉक्स हैं उनके साथ भी ये बहुत इजीली कनेक्ट करके वहां पर एक ऐसा एयर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जिसको इजीली भेजा जा सकता है। तो ये जो फॉरवर्ड मिशंस होते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इस तरह से भारत को भी आज के दिन में इस तरह के एक एयरक्राफ्ट की जरूरत है। हालांकि भारत इस तरफ नहीं देख रहा है और भारत ने सुखोई प्रोग्राम में अगर भारत चाहता तो भारत भी सुखोई के एक ऐसे वेरिएंट को डेवलप कर सकता था जो डेडिकेटेडली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए वहां पर जो है डिजाइन एंड डेवलप किया जाता। बट चाइना इस चीज को कर चुका है और चाइना का ये एयरक्राफ्ट आज के दिन में काफी ज्यादा कैपेबल माना जा रहा है। कुछ समय पहले ही चाइना के इस एयरक्राफ्ट ने कुछ अमेरिकी बॉम्बर्स को साउथ चाइना सी के ऊपर ट्रैक डाउन भी किया था। तो इस तरह से इस सभी एयरक्राफ्ट्स को चाइना ने अपने इंडिजीनियस लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की परवाह किए बिना और अपने खुद के सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहे वो कहीं से भी मिले उसको यहां पर इस्तेमाल किया है और अपनी एयरफोर्स को यहां पर स्ट्रेंथन किया है। अब बात कर लेते हैं हम भारत के बारे में। तो भारत ने 1997 में जब सुखोई को इवेल्युएट करना शुरू किया था तो 2002 में जाकर के भारत को पहला सुखोई मिला और भारत की भी डील रशिया के साथ कुछ ऐसी ही थी जहां पर कुछ यूनिट रशिया से आनी थी। लगभग 18 यूनिट उस समय रशिया से आई थी और बाकी क्योंकि भारत और रशिया के बीच में 272 यूनिट्स का यहां पर एक करार साइन हुआ था जहां पर रशिया के इन एयरक्राफ्ट को भारत में ही अंडर द रशियन लाइसेंस बनाया जाना था। तो HAL ने नासिक में जो फैसिलिटी स्टैब्लिश की थी जो कि रशिया ने 1964 में स्टैब्लिश करवाई थी भारत के साथ मिलकर के और रशियन असिस्टेंस से ही नासिक में HAL की फैसिलिटी स्टैब्लिश होने के बाद वहां पर कई एयरक्राफ्ट को बनाया गया जैसे कि MiG-21, MiG-27, MiG-23 और उस समय जितनी भी ओवरहोलिंग भी होती थी एयरक्राफ्ट्स की वो सभी नासिक में हुआ करती थी। तो नासिक प्लांट के अंदर इस एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया। शुरुआत में बहुत सारे पार्ट्स रशिया से ही आते थे और आज के दिन में भी लगभग जो 60% के आसपास हिस्सा
वो तो इंडिजीनियसली भारत से डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है, बट इसके अलावा जो 40% अभी भी बाहर से ही हम प्रोक्योर करते हैं। तो आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर वो यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि इसकी असेंबली भारत में होती है और भारत इसके अपग्रेडेशन प्रोग्राम में भी काम कर रहा है। भारत ने भी जो जैसे कि चाइना ने शुरुआत में अपने इंडिजिनियस कंपोनेंट को, अपने इंडिजिनियस एवियोनिक्स को इसमें इंटीग्रेट किया, तो आज के दिन में भारत भी सुखोई के अंदर विरूपाक्षा रेडार जैसे हमने इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारी कई सारी मिसाइल्स, अस्त्रा मिसाइल है या निर्भया मिसाइल है या ब्रह्मोस है, इन सभी को हमने अपने इंडिजिनियस लेवल पर ही इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। तो आज के दिन में हम वो सब कर रहे हैं जो कि चाइना 20 साल पहले कर चुका है। हालांकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर बनी हुई है। इसका इंजन आज भी रशिया से ही आता है। अभी रिसेंटली आपने ये खबर सुनी भी होगी और हमने आपको बताया भी था कि भारत सरकार ने 240 से ज़्यादा जो AL-31 FP इंजन है रशिया का, उसको भारत में ही बनाने के लिए अंडर दी रशियन लाइसेंस HAL ने यहाँ पर करार साइन किया है और कोरापुट उड़ीसा में इसको बनाया जाना है। तो कोरापुट उड़ीसा भी एक काफ़ी पुरानी और काफ़ी वेल स्टैब्लिश फैसिलिटी है HAL की, जिसने लगभग 900 से ज़्यादा ऐसे इंजन अब तक बनाए हैं। तो दोनों ही फैसिलिटीज़ ने वो सभी काम किए हैं जो कि कोई रशिया की फैसिलिटी आज के दिन में कर सकती थी। और HAL दुनिया की टॉप डिफेंस फर्म में से एक है। अगर 100 टॉप डिफेंस फर्म की बात की जाए तो इसमें HAL का नंबर 41 आता है। ये इजराइल की रेफाल और हुंडई कंपनी से भी ज़्यादा आगे मानी जाती है। तो इतनी एडवांस कंपनी होने के बावजूद भी हमने सुखोई प्रोग्राम से कुछ भी यहाँ पर अचीव नहीं किया। हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज थी, हम चाहते तो सुखोई की टेक्नोलॉजी यूज करके सुखोई के जैसा एक एयरक्राफ्ट बना सकते थे, बट हमारी अप्रोच उस तरह की नहीं थी और हमारी अप्रोच कभी भी इस तरह की नहीं रही है। क्योंकि चाइना ने चाहे किसी भी कंट्री के एयरक्राफ्ट को लिया हो, चाहे वो रशिया के लिया हो या शुरुआत में वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, क्योंकि ताइवान स्क्वायर इंसिडेंट से पहले वेस्टर्न कंट्रीज भी चाइना को सपोर्ट किया करती थी, बट चाइना ने कभी भी किसी और कंट्री के प्रोडक्ट का नाम वहां पर यूज नहीं किया। हम तो शुरुआत से ही मिग एयरक्राफ्ट को मिग ही कहते आए हैं, सुखोई को सुखोई। आज के दिन में भी हम रफाल को रफाल ही कह रहे हैं। तो हम इन कंपनीज का कहीं ना कहीं प्रचार जरूर करते हैं। हम चाहते तो इनको अपने इंडिजीनियस नाम दे सकते थे, अपने जो लोकली नेम है वो इनको दिया जा सकता था, बट हमने कभी इस तरह की अप्रोच रखी नहीं। हमने कभी भी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जब भी आप कभी भी डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं और हर देश दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट जरूर करता है। बहुत सारे अमेरिकी वेपन्स हैं जिन्होंने रशियन टेक्नोलॉजी से कॉपी करके चीजें यूज की गई हैं। वहीं पर रशिया के पास भी बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जहां पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। तो ये देशों के बीच में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के चोरी होती है वो हमेशा से होती हुई आई है, बट भारत ने कभी भी इस चीज को नहीं सीरियसली लिया। भारत के किसी भी वेपन में आज के दिन में LCA तेजस में भी अगर आप देखेंगे तो वो रशियन टच, रशियन एसेंस नजर नहीं आता। हमारा जो एमका भी है उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अमेरिकन F-35 का ही कोई वेरिएंट नजर आता है। तो रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन एसेंस, रशियन जो एक टच होता है वो कहीं ना कहीं हमारे वेपन्स में से आज भी गायब है। तो भारत ने कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। भारत ने कभी भी इन चीजों के बारे में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग नहीं बनाई। हम पता नहीं क्यों कहां पर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को हमेशा मिस करने की तैयारी जो है अपने ऑलरेडी रखते हैं। बोफोर्स के केस में एक परफेक्ट एग्जांपल है। बोफोर्स जब खरीदी गई थी तो उसके डिजाइन एंड उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारे पास अवेलेबल थी, बट उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी हमने जो है ठंडे बस्ते में डाल करके उस फाइल को जो है लॉक करके इतने सालों तक बैठे रहे, ये सोचते रहे कि बोफोर्स जैसी जो गन है उसको हम इंपोर्ट ही कर सकते हैं, जबकि कंपनी ने हमें ये अलाउ किया था कि इस जो गन है उसको आप कॉपी करके अपने इंडिजिनियस लेवल पर बना सकते हैं। तो इस तरह की हमारी देश की जो एक सोच रही है पिछले 20 सालों में, इसकी वजह से आज के दिन में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उस तरह ग्रो नहीं हो पाई जिस तरह पिछले 20 सालों में होनी चाहिए थी। चाइना ने वो सब किया जो कि उसको उस समय करना चाहिए था।
उसने तो बियॉन्ड लिमिट्स जाकर के भी अपने काम किए हैं। उसने चोरी की है, उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सप्लॉइट किया है। किसी दूसरे देश से एयरक्राफ्ट को लेकर के भी कॉपी करने से उन्होंने परहेज नहीं किया। तो इस तरह से इन दोनों देशों की जो जर्नी है सुखोई प्रोग्राम को लेकर के रही है। भारत अब धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज भी कर रहा है और भारत अब इस तरफ धीरे धीरे मूव ऑन करना शुरू कर चुका है कि सुखोई जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इंडिजिनियस लेवल पर लोकली जो है मैन्युफैक्चर करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हम रशिया के साथ भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हम सुखोई बनाएंगे उनको हम आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट भी कर सकें, जैसे कि हम ब्रह्मोस को कर रहे हैं। बट ये स्टोरी अभी अधूरी है, ये मौके आने वाले दिनों में भी हमें मिलेंगे, बट हमारी अप्रोच कैसी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड कर रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। अपने कमेंट भेजना ना भूलिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।